ट्वेल्थ की फिजिकल केमिस्ट्री में आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सेल्स पढ़ेंगे या कह सकते हैं वो डिवाइस पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और उस डिवाइस का नाम उसे बोलते हैं सेल्स। तो देखिए, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सेल्स यूज़ होते हैं, एक डिवाइस यूज़ होती है जिन्हें बोलते हैं सेल्स। अगर हम बात करें, अगर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं या कह सकते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल, वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और एक दूसरा टाइप होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। तो दो टाइप के सेल्स हुए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, एक वो डिवाइस पढ़नी है जो क्या करती है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है, और उसे बोलते हैं हम सेल्स। तो दो टाइप के सेल्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या बोल सकते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और एक दूसरा टाइप है सेल का इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। अब देखिए, ये जो अगर हम बात करें, जो गैल्वेनिक सेल है या वोल्टिक सेल है या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स। एक तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू, मतलब इनमें जो रिएक्शन होगी, सेल्स के अंदर जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन होगी। मगर हम बात करें गैल्वेनिक सेल में तो वो कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तो क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो गिवन सेट ऑफ कंडीशन पे एक्सटर्नल वर्क की रिक्वायरमेंट जहां नहीं हो रही, जो गिवन सेट ऑफ कंडीशन पे स्वतः क्या हो रही है, रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, उसे बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। और जो रिएक्शन गिवन सेट ऑफ कंडीशन पे खुद नहीं हो रही है, जिसमें एडिशनल एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है, एडिशनल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, वो क्या कहलाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। रिडॉक्स रिएक्शन तो आप जानते ही हो, रिडॉक्स का मतलब है ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। अब एक और बात देखें, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या कह सकते हैं गैल्वेनिक सेल, उसमें जो रिडॉक्स है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स। और यहाँ पे जो रिडॉक्स होगा वो डायरेक्ट रिडॉक्स होगा। इनडायरेक्ट रिडॉक्स और डायरेक्ट रिडॉक्स क्या होता है, समझ लीजिए वो भी। अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या गैल्वेनिक सेल है, उसमें जो रिडॉक्स होगा वो इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन में, वो डिफरेंट कंटेनर के अंदर होंगे। और इसमें अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, जो रिडॉक्स है वो डायरेक्ट रिडॉक्स होगा। और डायरेक्ट का मतलब होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही कंटेनर के अंदर होते हैं। चलिए, अब सेल्स के पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देखते हैं मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, दो टाइप के कंडक्टर होंगे, एक लिक्विड कंडक्टर जिन्हें इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर बोलते हैं, और एक मेटेलिक कंडक्टर जो सॉलिड कंडक्टर आ गए। तो मेटेलिक कंडक्टर जैसा आपने देखा, मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, जो करंट कैरियर होता है या कह सकते हैं चार्ज कैरियर होगा, वो कौन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और आपने देखा भी है वायर, घरों में वायर लगे हैं तो वायर में जो करंट फ्लो होती है वो किसकी वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो मेटल जो वायर होते हैं उनमें जो करंट फ्लो होगी, या करंट कैरियर कौन होते हैं, या चार्ज कैरियर कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटेलिक जो कंडक्टर है उनमें कैरियर कौन होंगे, चार्ज कैरियर, वो कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उनमें जो चार्ज फ्लो करेगा, करंट जो फ्लो करेगी, वो किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से। दूसरा, नो केमिकल चेंज। इसमें जो मेटेलिक कंडक्टर है, जो वायर में जब करंट फ्लो करती है तो उस वायर में कोई केमिकल चेंज नहीं होता। वो सिल्वर का, एल्यूमिनियम का जो वायर है वो कॉपर के वायर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं है। अगर वो एल्यूमिनियम का वायर है तो एल्यूमिनियम का ही रहेगा, तो इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता। तो नो केमिकल चेंज। दूसरा, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक प्लेस। अगर हम मेटेलिक कंडक्टर की बात करें तो इसमें कोई भी मैटर ट्रांसफर नहीं होता। नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक प्लेस मतलब मास ट्रांसफर नहीं होगा, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर करंट क्या है, अगर मान लीजिए पावर हाउस से करंट आपके घर आ रही तो वायर भी वहां से क्या होगा, आपके घर खींचा चलाएगा। तो करंट के साथ में कोई भी मैटर मूव नहीं करता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। आगे बात समझ में, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन चार्ज मूव करेगा, कोई भी मैटर मूव नहीं करता है। दूसरा, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो किसकी वजह से होगा, वो कह रहा है वाइब्रेशन ऑफ कैनाल्स, ये कर्नल्स, व्हेन वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स, ये कह सकते हैं कोलिजन। इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये क्या करेंगे, न्यूक्लियस के साथ जाके क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। और किसी भी न्यूक्लियस के राउंड में, पॉजिटिव चार्ज के राउंड में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो उसे कैनाल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये क्या होंगे, न्यूक्लियस के साथ क्या करते हैं, जिस भी एटम से वायर बना हुआ है उसके एटमों के न्यूक्लियस से जाके कोलाइड करते हैं, और वो कोलिजन क्या करता है, वहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। किसके मोशन के लिए, इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए, कह सकते हैं चार्ज फ्लो के लिए, कह सकते हैं करंट फ्लो का क्या करता है, पोज करता है।
तो यहाँ पे जो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस है किसकी वजह से होगा, वाइब्रेशन ऑफ कैनाल्स, ये कह सकते हैं कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद आयंस। ठीक, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बढ़ेगी मगर नंबर ऑफ कोलिजन भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और कोलिजन बढ़ जाएंगे तो मोशन क्या हो जाएगा, कम हो जाता है चार्ज का, जिससे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कह सकते हैं करंट फ्लो क्या हो जाएगी, कम। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसमें, मेटेलिक कंडक्टर में, वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब करंट फ्लो क्या होगी, कम हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पे हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस नहीं लगा सकते। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किस लिए लगता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, लिक्विड्स के लिए, जिसमें मैटर चेंज होगा। क्लियर, तो यहाँ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एप्लीकेबल नहीं होगा मेटेलिक कंडक्टर में, हाँ ओम्स लॉ लगेगा। ठीक है, चलिए बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर हैं या करंट कैरियर हैं वो कौन होते हैं, फ्री आयंस। ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर जो चार्ज कैरियर होंगे वो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होंगे, तो कैसे होंगे, फ्री आयंस। और वो आयंस कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जैसे ZnSO4, तो ZnSO4 का एक्वस सोल्यूशन लिया तो वहाँ कौन आयंस हो सकते हैं, Zn+2 भी हो सकते हैं, SO4-2 भी होंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या करेंगे के मोशन की वजह से क्या होगी, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। दूसरा, केमिकल चेंज एट इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड रोड लगी होती है ना कि मेटल की जो प्लेटें होती हैं उन पे क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। तो इधर केमिकल चेंज होगा, उधर केमिकल चेंज नहीं था। यहाँ चार्ज कैरियर कौन थे, आयंस, वहाँ कौन थे, इलेक्ट्रॉन्स। मैटर इज ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ आयंस, आयंस की फॉर्म में क्या होगा, मैटर ट्रांसफर करेगा। जब आयंस मूव करेगा, जैसे Zn+2, तो Zn+2 चार्ज तो लेके जाएगा, साथ में अपना मास भी ले जाएगा अपने साथ। तो इस केस में मैटर ट्रांसफर करेगा, वहां मैटर ट्रांसफर नहीं कर रहा था। इसमें केमिकल चेंज हो रहा था, उसमें केमिकल चेंज नहीं हो रहा था। और केमिकल चेंज कहाँ होता है, इलेक्ट्रोडों पे, जो मेटल की प्लेटें लगी होती हैं लिक्विड के अंदर। चलिए, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो किसकी बेस होगा, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड और इंटर आयनिक अट्रैक्शन। जो लिक्विड में आयंस का जो मोशन है, लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड की एक विस्कोसिटी होती है जो आयंस के मोशन का अपोज करेगी, पहली बात। और दूसरा, इंटर आयनिक इंट्रैक्शन, क्या होगा, जो आयंस अपोजिट आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से मोशन क्या होगा, डीएक्सिलेट होगा। तो वहाँ पे एक तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन की वजह से और विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड की वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, जिससे आयंस का मोशन क्या हो जाएगा, स्लो, जिससे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है किसकी वजह से, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड और इंटर आयनिक अट्रैक्शन, जबकि वहाँ पे विस्कोसिटी होती थी वाइब्रेशन ऑफ कैनाल्स। अगर इस केस में अगर हम क्या करें, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो इंट्रैक्शन फोर्स है या विस्कोसिटी है वो क्या होती जाएगी, कम। यानी कि जो इंट्रैक्शन फोर्स है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इंट्रैक्शन फोर्स ब्रेक होगा। इंट्रैक्शन फोर्स ब्रेक होगा तो क्या होगा, इस केस में आयंस का मोशन बढ़ जाएगा, और आयंस का मोशन बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट होगी, और ज़्यादा कंडक्ट होने का मतलब रेजिस्टेंस क्या हो चुका है, कम। तो इस केस में उल्टा था, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा था जो मेटलिक कंडक्टर है, मगर इलेक्ट्रोलाइट्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। जितना हाई टेम्परेचर रखोगे उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा आएगी, उस केस में जितना टेम्परेचर हाई रखोगे उतनी कंडक्टिविटी कम आएगी। दूसरा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एप्लीकेबल है क्योंकि इसमें मैटर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इस केस में मैटर ट्रांसफर नहीं था। नेक्स्ट बात करें सेल्स, तो सेल्स क्या है, सेल इज द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो सेल एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उन्हें गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं, वोल्टिक सेल भी बोल सकते हैं। कब इन्हें गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, कब वोल्टिक सेल बोलते हैं, वो भी बताएंगे। ठीक है, चलिए तो इनमें डिफरेंस देख लें थोड़ा सा। अगर हम बात करें गैल्वेनिक सेल की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो ये क्या करते हैं, दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि जो केमिकल्स हैं वहां से करंट क्रिएट होगी और उससे क्या होगा, करंट क्रिएट होने का मतलब केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो गैल्वेनिक सेल है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये गलत लिखा है यहाँ, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखी होनी चाहिए। तो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इधर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करते हैं, ये इसका रिवर्स करेंगे, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक है, ये करंट को किस में ले जाएंगे, केमिकल में, और वो केमिकल को किस में ले आएंगे, करंट में। चलिए दूसरा, इनमें जो गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ भी रिडॉक्स रिएक्शन होगी, वहाँ भी रिडॉक्स, मगर इसमें स्पॉन्टेनियस और इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स का मतलब क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब तो है कि ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, और
स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि गिवन सेट ऑफ कंडीशन पे हमें कोई एडिशनल वर्क करने की जरूरत नहीं है। गिवन सेट ऑफ कंडीशन पर रिएक्शन स्वतः क्या होगी, रैंडमली क्या हो रही होगी, प्रोसीड हो रही होगी। इस केस में क्या होगा, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन तो होगी मगर नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है आपको एडिशनल वर्क करना पड़ेगा, रिएक्शन को एक एडिशनल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी रिएक्शन प्रोसीड होगी, तभी सेल क्या करेगा, काम करेगा। और ये भी मैंने आपको बताया था, इसमें जो रिडॉक्स था वो कैसा था, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है वो डिफरेंट कंटेनर में होगी, और इस केस में जो रिडॉक्स था वो कैसा था, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है एक ही कंटेनर के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड होती है, जबकि यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड नहीं होती। सॉल्ट ब्रिज क्या होती है अभी देखेंगे जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे। तो इसमें स्किन में क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड होती है और इसमें सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरा, एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज। देखिए इस केस में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें जो एनोड है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। और इस केस में पोलैरिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, क्योंकि इसमें रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। जब उसमें स्पॉन्टेनियस और इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस, इसमें एक एडिशनल वर्क करना पड़ेगा, तो पोलैरिटी क्या हो गई होंगी, चेंज। और पोलैरिटी चेंज हो गई होंगी तो जो नेगेटिव होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव। तो इस केस में एनोड नेगेटिव टर्मिनल था और कैथोड पॉजिटिव। इसमें रिवर्स हो जाएगा, एनोड हो जाएगा पॉजिटिव और कैथोड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो गैल्वेनिक सेल में हम इस टाइप से, ये गैल्वेनिक सेल हो गया। अगर इसमें हम गैल्वेनिक सेल में अगर हम इस टाइप से कुछ याद करना चाहें, जैसे लेफ्ट साइड में कौन होता है, तो एलोन के हिसाब से इस टाइप से रखते हैं। मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करता, पर फिर भी बता देते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं, जबकि ऐसी कोई खास बात इसमें नहीं है। तो जैसे हम याद रखें कि लोन, आप तो बस ध्यान रखें कि लेफ्ट साइड में एनोड, राइट साइड में कैथोड, ठीक है। जब भी हम सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, एनोड, और राइट साइड में क्या होगा, कैथोड। चलिए दूसरा, जो एनोड है, एनोड पे एनोड क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज, और कैथोड क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो एनोड होते हैं नेगेटिव चार्ज, कैथोड होते हैं पॉजिटिव चार्ज। एनोड पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोइलेक्ट्रिक सेल हो चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो। तो ध्यान दीजिए, तो लेफ्ट साइड में ये एनोड का होगा लेफ्ट साइड में, और उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज। लोन, तो लोन का मतलब ए मतलब एनोड, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में, और क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज होगा तो इस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या करेगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, लूज करेगा, इलेक्ट्रॉनों को देगा। इसमें अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि जो सी मतलब कैथोड, तो कैथोड इसमें क्या होगा, कैथोड इसमें पॉजिटिवली चार्ज होगा, कैथोड होगा, और कैथोड क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, और उस पर क्या होगा, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा। प्लस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, वो गेन करेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना, लेफ्ट साइड में एनोड, राइट साइड में कैथोड। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। एनोड क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज, कैथोड क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, किसमें, गैल्वेनिक सेल में, ठीक है। और इस पे ये एनोड नेगेटिवली चार्ज है तो वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और ये इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा, ठीक। देखिए इलेक्ट्रॉन इधर से एनोड से कैथोड को क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट कहाँ जाएगी, करंट जाएगी कैथोड से एनोड। और करंट जिधर से जिधर, करंट क्या जाती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो एनोड लो पोटेंशियल पर रहेगा और कैथोड क्या रहेगा, हाई पोटेंशियल पर। ये गलत लिख रखा है बच्चे ने, हाई पोटेंशियल इधर लो, ये लो पोटेंशियल होगा और ये क्या होगा, हाई पोटेंशियल। क्लियर होगी बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ जाते हैं, लो पोटेंशियल टू हाई। ये कह लो करंट कहाँ जाएगी, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसके उल्टी क्या जाएगी, करंट, और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाती है। कह सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल पे करंट जाती है, ठीक है। चलिए कब, जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, अगर आप एडिशनल वर्क लगा देंगे तो कहानी उल्टी हो जाएगी। चलिए, तो गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड। गैल्वेनिक सेल में तीन पार्ट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मतलब मेटल की जो रोड होती है, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो लिक्विड रखा होगा, जिस लिक्विड के अंदर ये रोड रखी गई होंगी, और तीसरा सॉल्ट ब्रिज। तो जो गैल्वेनिक सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें जनरली मोस्टली तीन पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोलाइट, और एक सॉल्ट ब्रिज। हाँ, अगर ये सॉल्ट ब्रिज ना हो, कोई जितनी मेन तीन पार्ट हैं। चलिए सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताएंगे। अभी बात कर लें इलेक्ट्रोड की। इलेक्ट्रोड क्या है, जो हम मेटल प्लेट रखते हैं, जो किसी भी मेटल की जो प्लेट हम मर्ज करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, मतलब जिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। चलिए, तो इलेक्ट्रोड की बात करें, दीज आर द सब्सटेंस कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी
ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कह सकते हैं मेटल रोड। जो मेटल रोड है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड, और जो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, किसके मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। क्लियर होगी बात। दीज आर द सब्सटेंस कंटेन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं किसकी वजह से, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की वजह से करेंगे भी, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड है वो कौन है, मेटल रोड, और मेटल मतलब मेटलिक कंडक्टर, और मेटलिक कंडक्टर में जो करंट कैरियर होते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं। चलिए, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, लिक्विड जो होता है। दीज आर द सब्सटेंस कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर है उसमें जो करंट फ्लो होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, किसकी वजह से, आयंस की वजह से, जैसे पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, ठीक है। या कह सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट। मेटल सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब कोई भी मेटल का सॉल्ट लिया और उसको पानी में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बना लिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट। तो मेटल सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, और इसमें जो करंट फ्लो होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, वो किसकी वजह से होती है, मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट देखिए, ये एक गैल्वेनिक सेल है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है। जरा थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, जेडन की प्लेट है, ये जेडन मेटल की प्लेट हो गई, और इसको हमने जेडन मेटल की प्लेट को जेडन सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में, एक जेडन का सॉल्ट है कोई, जेडन SO4, जेडन मेटल से मिलकर बना हुआ सॉल्ट, इसका हमने क्या बना दिया, एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जेडन SO4 को पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो ये क्या बन गया, जेडन SO4 का एक्वस सॉल्यूशन। और इसी जो जिस मेटल की प्लेट ली है उसी मेटल का हमने क्या लिया इसमें, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। तो ये एक मेटल प्लेट ली, इस मेटल प्लेट को इसी के मेटल के सॉल्ट में क्या कर दिया, एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। एक दूसरी प्लेट ली, एक दूसरा कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने क्या करा, एक कॉपर की रोड रखी, इस कॉपर की रोड को उसी कॉपर का एक सॉल्ट लिया, उसका एक्वस सॉल्यूशन बना के उसमें क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे क्या होगा, इसका तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या होगा, रिडक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन का मतलब है कि जो जेडन की रोड है, जो जेडन की प्लेट है, वो क्या करेगी, वो क्या होगी, जेडन आयंस वो क्या होने लगेगी, ऑक्सीडाइज होने लगेगी। ऑक्सीडाइज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, लूज। तो ये क्या होगा, जेडन जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा Zn+2 एक्वस में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक्वस आयंस मतलब एक्वस सॉल्यूशन, जो आयंस है वो हमेशा के साथ हैं एक्वस सॉल्यूशन से, और ये सॉलिड है वो कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रोड से। तो इसमें इलेक्ट्रोड की जो रोड है वो क्या होने लगेगी, ऑक्सीडाइज, तो जेडन से क्या बनेगा, Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे जो कॉपर की रोड है वो क्या होने लगेगी, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब कि Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, Cu। तो यहाँ देखिए, जेडन सॉलिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये जेडन की रोड टूट के किस में कन्वर्ट हो रही है, Zn+2 में, तो ये रोड जो है वो टूटने लगेगी। यहाँ से जेडन की रोड ऑक्सीडाइज होकर क्या होने लगेगी, यहाँ से Zn+2 आयंस इसके सॉल्यूशन के अंदर आने लगेंगे, और इस यहाँ क्या रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, इस पे क्या रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो ये सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और ये रोड क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इस पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन किसका होगा, Cu+2 का। तो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके क्या बनाएंगे, Cu, मतलब Cu+2 मतलब एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में, मतलब यहां से जो Cu+2 आयंस है वो इस रोड पे जाके चिपक रहे होंगे, तो ये रोड क्या होने लगेगी, ये रोड थिक होने लगेगी, वो थिन, वो तो पतली होने लगेगी, वहां से कॉपर टूटने लगेगा और यहाँ पे कॉपर जाके चिपकने लगेगा। तो इस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से Cu+2 इसमें चला जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगी, रोड पॉजिटिवली चार्ज, और ये सॉल्यूशन क्या रह जाएगा, जब Cu+2 यहाँ से Cu+2 चला गया इस पे, तो यहाँ क्या रह गया SO4-, तो ये क्या हो गया होगा, नेगेटिवली चार्ज। तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर। अब क्या होगा, अब जब इसके बीच में देखिए, अब ये रोड हो गई नेगेटिवली चार्ज और ये सॉल्यूशन हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हुआ, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हुआ, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इस रोड का ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस रोड का रिडक्शन हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर होगी बात। तो ये रोड नेगेटिवली चार्ज और ये सॉल्यूशन क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होगा जिससे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इस रोड का ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेम कहानी यहाँ। अगर हम यहाँ बात करें तो ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, और ये सॉल्यूशन हो गया नेगेटिवली चार्ज। तो इसमें क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होगा जिससे बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इस रोड का रिडक्शन हुआ तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या कहलाएगा, एनोड। तो ये जो इलेक्ट्रोड हो गया तो क्या कहलाएगा, एनोड, और इस पे क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो गया, कैथोड। कैथोड पे हमेशा क्या हो गया, रिडक्शन।
तो कैथोड पर रिडक्शन और एनोड पे क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। क्लियर। अब इस पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर हम क्या करें, इसे गैल्वेनोमीटर के थ्रू या किसी डिवाइस के थ्रू जोड़ दें, कनेक्ट कर दें, तो एमीटर जोड़ दिए जो इसमें करंट नाप लेगा। तो यहाँ से क्या होंगे, इस पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत इधर से इधर भगेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इधर भगेंगे तो करंट कहाँ फ्लो करेगी, इधर। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एनोड टू कैथोड, और करंट कहाँ फ्लो करेगी, कैथोड से एनोड की तरफ। क्लियर। मगर ये क्या होगा, देखिए जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करते रहेंगे, जैसे जैसे ये ऑक्सीडाइज होती जाएगी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, जैसे जैसे ये रोड ऑक्सीडाइज होती जाएगी तो इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और इस पर प्लस चार्ज। तो जैसे जैसे रोड ऑक्सीडाइज होगी तो यहाँ प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा, और प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा तो ये प्लस चार्ज इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहे हैं ऊपर, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर ही तो जा रहे हैं। तो ये जैसे जैसे रोड ऑक्सीडाइज होगी तो वैसे वैसे यहाँ प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा, और प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा तो ये क्या करेगा, आउट गोइंग इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। मतलब ऐसे समझ लीजिए Zn+2 इन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, या इन इलेक्ट्रॉनों से कहेगा कि तू कॉपर के घर मत जाना। ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए कि Zn+2 क्या है, इन इलेक्ट्रॉनों की मम्मी है, और ये उसको कह रही कि बेटे तू उनके घर मत जाना खेलने। ठीक। अब ऐसे यहाँ देखिए, ये जैसे जैसे रोड क्या होगी, रिड्यूस होगी, तो वैसे वैसे इस सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और ये नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और इस सॉल्यूशन के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब अगर ये बच्चा इधर से इधर आएगा तो ये यहाँ पे ये क्या करेगी, ये जो लेडीज है कौन, ये जो सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको मना करेगा कि तू हमारे घर क्यों आता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ प्लस चार्ज बढ़ेगा, और प्लस चार्ज क्या करेगा, आउट गोइंग इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, और ये जैसे जैसे ये रिड्यूस होगा वैसे वैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और ये नेगेटिव चार्ज इनकमिंग इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, रिपेल, जिससे इलेक्ट्रॉनों का फ्लो क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। या एक और तरीका समझिए, जैसे जैसे यहाँ प्लस चार्ज जनरेट होगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा तो ये प्लस माइनस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये कंटेनर दूर दूर नहीं होते, पास पास रखे होंगे, तो ये प्लस, इसका प्लस यहाँ इकट्ठा हो जाएगा इस दीवार पर, और इसका नेगेटिव यहाँ इकट्ठा हो जाएगा इस दीवार पर। तो यहाँ प्लस और माइनस एक नया पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, जिसे बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और इसकी पोलैरिटी उल्टी है, देखिए उसमें इधर प्लस इधर माइनस, तो सेल करंट ईएमएफ ऐसे फ्लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, इसमें उल्टा हो जाएगा, इधर प्लस यहाँ था, इधर इसमें माइनस, और अंदर क्या हो गया, लिक्विड के अंदर जो पोटेंशियल बनेगा उसका प्लस इधर है और माइनस इधर है, इसका उल्टा। तो यहाँ पे एक क्या होगा, एक अनोदर ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, लिक्विड, जिसे बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, और वो पोटेंशियल सेल के ईएमएफ के अगेंस्ट काम करेगा। तो जैसे जैसे रोड ऑक्सीडाइज रिड्यूस होती जाएंगी वैसे वैसे यहाँ प्लस माइनस बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो वो ईएमएफ क्या करेगा, सेल के ईएमएफ का क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब उसकी उल्टी पोलैरिटी का जनरेट हो रहा है। तो धीरे धीरे सेल का ईएमएफ क्या होता जाएगा, कम, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो, जिससे करंट फ्लो क्या हो जाएगी, जीरो, तो सेल हो जाएगा बेकार। तो सेल कंटिन्यूस काम करता रहे उसके लिए क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होती है कि यू शेप की ग्लास ट्यूब होती है, जिसके अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन भरा होता है। ये यू शेप की एक ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर क्या होंगे, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन का सॉल्ट भरा होता है, कंसंट्रेटेड होना चाहिए, और एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए किसका, सॉल्ट का। तो जैसे KCl का सॉल्ट हमने यहाँ भर दिया, तो ये KCl का, इसमें KCl का कंसंट्रेटेड KCl का एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे भरा हुआ है। तो क्या होगा, जैसे ये क्या होगा पॉजिटिवली चार्ज, तो यहाँ पे क्या आएंगे, इससे जो नेगेटिव चार्ज है वो तुरंत यहाँ आएंगे, ये जो यहाँ से Cl माइनस, यहाँ से जो एनायन है वो तुरंत इस एनोडिक सेल के अंदर आएंगी, जिससे इसके प्लस चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज, और इसका प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, ऐसे इसका जो प्लस है वो तुरंत इधर भागेगा और इसके नेगेटिव चार्ज को समझाएगा। ठीक है, तो इसका प्लस इसके नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, और इसका माइनस इधर। तो इस सॉल्ट ब्रिज से एक एनायन जनरेट हो जाएगा किधर, एनोड के सॉल्यूशन में, जो क्या करेगा, एनोडिक सॉल्यूशन के पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ऐसे ही क्या होगा, एक कैटायन जनरेट होगा, एक कैटायन रिलीज होगा किधर, सॉल्ट ब्रिज से किधर, इस कैथोडिक सॉल्यूशन के अंदर, जो उसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। और जब ये न्यूट्रलाइज रहेंगे, इनका जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है और इसका जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज होता रहेगा, तो ये क्या होगा, फिर ये आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा और वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करेगा, जिससे फिर दोबारा से करंट फ्लो हो जाएगी सेल में। तो समझ में आ गई बात। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, सॉल्ट ब्रिज का काम है कि एनोडिक सॉल्यूशन और कैथोडिक, ये क्या कहलाएगा, एनोडिक हाफ सेल, ये कहलाएगा कैथोडिक हाफ सेल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था तो ये एनोड है, और यहाँ रिडक्शन हो रहा था तो कैथोड है, और एनोड हो गया था नेगेटिवली चार्ज और ये हो गया था देखो पॉजिटिवली चार्ज। तो ये एनोडिक हाफ सेल, ये कैथोडिक हाफ सेल, और दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या बोल सकते हैं इसे गैल्वेनिक सेल। ठीक,
और इसमें दो हाफ सेल से मिलकर बना होगा। और देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसके अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, मगर कैसी रिडॉक्स हो रही है, इनडायरेक्ट, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर के अंदर हो रहे हैं। और कैसी रिएक्शन हो रही है, रिडॉक्स भी कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, इसमें कोई एडिशनल आपको वर्क नहीं करना पड़ रहा, अपने आप चल रहा है। और देखिए ये जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करंट फ्लो कर रही है। अगर आप यहाँ पे कोई डिवाइस लगा देंगे, उस डिवाइस क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। कोई बल्ब लगा देंगे, ग्लो करने लगेगा, कोई पंखा लगा देंगे, घूमने लगेगा। ठीक है, तो आप बात समझ गए। अब सोल्ट ब्रिज में भी क्या है, सोल्ट ब्रिज में कोई भी सोल्ट हम यूज कर सकते हैं, नहीं, कोई भी सोल्ट यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखें, पहली बात तो सोल्ट ब्रिज में ऐसा सोल्ट यूज करेंगे जिसके कैटायन और एनायन दोनों, ये जो कैटायन और एनायन है, इनकी मोबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल हो और हाई हो, जिससे फटाफट क्या करें, जितनी स्पीड से ये एनायन इसको कैटायन को न्यूट्रलाइज करे, उतनी स्पीड से ये कैटायन इसके एनायन को न्यूट्रलाइज करे। तो दोनों की मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। ऐसा ही सोल्ट ब्रिज में यूज कर सकते हैं। उस सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन सॉल्ट ब्रिज में यूज कर सकते हैं जिसके आयंस और जिसके कैटायन और एनायन की मोबिलिटी क्या हो, इक्वल हो और हाई हो, पहली बात। दूसरी, और ये कैसा होना चाहिए, इनर्ट नेचर का, ये इनर्ट नेचर का होना चाहिए, ये खुद जाकर रिएक्शन ना करे। देखिए जब ये Cl पे माइनस रहेगा तभी तो इसके प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब ये Cl माइनस खुद क्या है, रिड्यूस या ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। अगर इसने खुद इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये Cl न्यूट्रल बन जाएगा, और Cl न्यूट्रल बन गया तो न्यूट्रल इस कैटायन को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। आगे बात समझ में। तो ये जो आयंस, जो सॉल्ट ब्रिज के सॉल्ट से जो आयंस आ रहे हैं, वो कैसे होने चाहिए, इनर्ट नेचर के होने चाहिए, मतलब वो खुद रिड्यूस या ऑक्सीडाइज नहीं होने चाहिए, वो सिर्फ इसको न्यूट्रलाइज करने चाहिए। अगर ये खुद रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो गया तो इसका खुद का चार्ज खत्म हो जाएगा, और खुद का चार्ज खत्म हो गया तो इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। तो कैसे होने चाहिए, इनर्ट नेचर के। क्लियर होगी बात। चलिए तो बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज की। तो सॉल्ट ब्रिज अगर हम क्या करेंगे, तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, इट इज ए नॉर्मली एक यू शेप ग्लास ट्यूब कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट इन हाई कंसेंट्रेशन का। ठीक है, तो हाई कंसेंट्रेशन वाले क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। एग्जाम्पल जैसे, और कैसा होना चाहिए, इनर्ट नेचर का, जैसे कह रहा है ये ग्लैटिनियस मटेरियल, और कैसा, अर्ग वाला, मतलब मेन मतलब है कि हाई कंसेंट्रेटेड होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, इनर्ट नेचर के होने चाहिए, मतलब इनसे जो आयंस जनरेट हो वो कैसे होने चाहिए, इनर्ट नेचर के। मेन मतलब ये है। दूसरा, अगर बात करें, ये कह रहा है व्हेन गैल्वेनिक सेल ऑपरेट देन एक्सिस ऑफ पॉजिटिव चार्ज appears in anode half cell and axis of negative charge appears in कैथोड हाफ सेल। ये कह रहा है जब हम क्या करते हैं, गैल्वेनिक सेल को ऑपरेट करते हैं, तो उसमें क्या होगा, ये एक एनोडिक हाफ सेल में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, और कैथोडिक हाफ सेल में नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक, अब इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से एक क्या होगा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, जो सेल के ईएमएफ के अगेंस्ट है, यानी कि अपोजिट है, और अपोजिट है तो सेल के ईएमएफ को क्या करता है, रिड्यूस। वही बात बस समझाने की कोशिश कर रहा है। तो कह रहा है व्हेन गैल्वेनिक सेल ऑपरेट देन एक्सिस ऑफ positive charge appears in anode half cell and axis of negative charge appear in cathode half cell। ठीक, तो जैसे ही गैल्वेनिक सेल को ऑपरेट करते हैं तो एनोडिक हाफ सेल में पॉजिटिव चार्ज अपेयर होने लगता है, और कैथोडिक हाफ सेल में नेगेटिव चार्ज अपेयर होने लगता है। इन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, दिस एक्सिस चार्ज क्रिएट एन अनवांटेड पोटेंशियल डिफरेंस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। ये जो अनवांटेड या जो एक्सेस चार्ज क्रिएट हो गया एनोड और कैथोड में, उसकी वजह से एक अनवांटेड पोटेंशियल डिफरेंस ऑपरेट होता है, जो क्या है, अपोजिट, और डिफरेंस जनरेट होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में है, किसके, ईएमएफ ऑफ सेल के। देयरफॉर इट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ, और इसे क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ, या बोलेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और ये इसकी जो पोलैरिटी है वो क्या है, अपोजिट है, किसके, ईएमएफ ऑफ सेल के, जिससे क्या होगा, अब ये क्या करेगा, सेल के ईएमएफ को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। एज द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, बैक ईएमएफ इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड, तो जो बैक ईएमएफ है वो मैग्नीट्यूड में बढ़ता चला जाएगा, एंड सेल ईएमएफ कंटिन्यूसली डिक्रीज, जिससे जो क्या करेगा, सेल के ईएमएफ को लगातार क्या करता जाएगा, डिक्रीज, मतलब सेल का जो ईएमएफ है वो कंटिन्यूसली क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज, एंड फाइनली बिकम्स जीरो, और सेल का जो ईएमएफ है फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो, जिससे सेल करंट फ्लो करना बंद कर देगा। नाउ, और सेल जब करंट फ्लो करना बंद कर देगा तो सेल बेकार हो गया। तो सेल कंटिन्यूसली करंट फ्लो करता रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो नाउ
ये कह रहा है नाउ द सॉल्ट प्रेजेंट इन द सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो सॉल्ट प्रेजेंट है रिलीज नेगेटिव चार्ज, वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज रिलीज करेगा इन एनोडिक सॉल्यूशन एंड पॉजिटिव चार्ज आयंस इन कैथोडिक हाफ सेल टू द न्यूट्रलाइज द एक्सिस चार्ज। तो ये क्या करेगा, जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो सॉल्ट है वो नेगेटिव आयंस क्रिएट करेगा, नेगेटिव आयंस रिलीज कर देगा एनोडिक हाफ सेल को, और पॉजिटिव आयंस जनरेट कर देगा, रिलीज कर देगा कैथोडिक हाफ सेल को, जिससे उनका जो एक्सिस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, न्यूट्रलाइज रहेगा। देयरफॉर, और जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा जो एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, कह सकते हैं लिक्विड जंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस केस में सेल वापस क्या करने लगेगा, काम करने लगेगा। देयरफॉर फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज आर, तो फंक्शन ब्रिज का क्या, तो सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन रहा। तो अगर हम सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन देखें तो एक तो क्या कर रहा है ये, टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक तो ये एनोड और कैथोड मिल रहे थे, और कैथोड लिक्विड को देखिए, कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड और कैथोड इलेक्ट्रोड तो हमने जोड़ दिया वायर से, मगर अब ये कैथोडिक सॉल्यूशन और एनोडिक सॉल्यूशन को हमने किससे जोड़ दिया, सॉल्ट ब्रिज से। तो इस सॉल्ट ब्रिज ने क्या कर दिया, देखो सर्किट कंप्लीट कर दिया, यहाँ से ये हो गया वायर के थ्रू और ये फिर सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। तो सर्किट एक तो इसने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया किससे, सॉल्ट ब्रिज से। दूसरा, टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ चार्ज, और जो एक्सेस ऑफ चार्ज जनरेट हो रहा है एनोडिक कैथोडिक सॉल्यूशन में उसको क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, जिससे सेल आराम से क्या कर रहा है, काम, ये कह सकते हैं जो बैक पोटेंशियल है उसको क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस चार्ज, ये कह सकते हैं एनोडिक और कैथोडिक सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। दूसरा, टू मिनिमाइज द बैक ईएमएफ, यानी कि जो बैक ईएमएफ है, जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है उसको रिमूव करने का, या कह सकते हैं उसको मिनिमाइज करने का भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है, जिससे सेल का ईएमएफ अच्छे से काम करेगा। ठीक, और एक और बात समझिए, अगर हम क्या करें, सॉल्ट ब्रिज को रिमूव कर दें, सॉल्ट ब्रिज को हटा के एक तरफ रख देंगे तो सेल का ईएमएफ क्या बिलोंग कर जाएगा, जीरो को बिलोंग्स कर जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही क्या होगा, थोड़ी सी देर के लिए क्या होगा, सेल काम करेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ सेल के ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा, जो कि उसके अपोजिट है, तो उसको क्या कर देगा, नेट ईएमएफ क्या कर देगा, जीरो, जिससे सेल काम करना बंद कर देगा। तो सेल का ईएमएफ किसको बिलोंग कर जाएगा, जीरो को। चलिए, तो एक और बात ध्यान रखनी कि जो करंट फ्लो है, अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें तो इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड फ्लो कर रहे हैं, किसमें, वायर में, या कह सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है, जो करंट है वो एनोड टू कैथोड, जो चार्ज देखो इलेक्ट्रॉन तो होगा एनोड से कैथोड, तो करंट कहाँ फ्लो कर रही, करंट फ्लो कर रही थी कैथोड टू एनोड, मगर किसमें है, ये वायर में, या कह सकते हैं आउटर सर्किट में, और सर्किट के अंदर उल्टा रहेगा। अरे बात समझ में नहीं, ठीक है, तो सर्किट के अंदर कहानी उल्टी है। तो अगर वो करंट फ्लो पूछे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो एनोड टू कैथोड होंगे और करंट फ्लो कैथोड टू एनोड होगी, मगर किसमें, इन वायर बोलो या इन आउटर सर्किट, सर्किट के बाहर। चलिए, बात करें प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो सोल्ट यूज इन द सॉल्ट ब्रिज, ये कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स, जो यूज कर रहे हैं किसमें, सॉल्ट ब्रिज में। तो सॉल्ट यूज इन ए सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट यूज करते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान दीजिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पहली बात तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब फटाफट एकदम इतने आयनायंस, इतने नेगेटिव आयंस और इतने पॉजिटिव आयंस रिलीज कर दे, जिससे क्या करे, फटाफट एनोडिक के पॉजिटिव चार्ज को और कैथोडिक के नेगेटिव चार्ज को फटाफट क्या कर दे, न्यूट्रलाइज। ठीक है, तो एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो सॉल्ट यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। और कंटेनिंग आयंस विद नियरली इक्वल एंड हाई आयनिक मोबिलिटी, इस इलेक्ट्रोलाइट में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं उन आयंस की जो मोबिलिटी है वो ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए और हाई होनी चाहिए। ऐसे ही सॉल्ट, हम ऐसा ही इलेक्ट्रोलाइट्स या ऐसा ही सॉल्ट का सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं जिसके आयंस और कैटायंस की मोबिलिटी क्या हो, इक्वल हो। अगर अनइक्वल हो, एक की ज़्यादा हुई एक की कम हुई, तो एक तरफ तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा सिस्टम, दूसरी तरफ न्यूट्रलाइज नहीं होगा। या उल्टा हो जी, मान लीजिए एनोड में, एनोड को चार्ज हमने क्या करा, अगर मान लीजिए एनायन की, अगर Cl आयंस की मोबिलिटी ज़्यादा है किससे, K+ से, तो Cl आयंस ने तो क्या कर दिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, और इधर क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज होने से रह जाएगा। या मान लीजिए हमने जितने Cl आयंस लिए उतने हम क्या करेंगे, कैटायंस आयंस, तो एक तरफ क्या हो जाएगा, मामला या तो ज़्यादा या कम हो जाएगा, तो उल्टा बखेड़ा हो जाएगा फिर। इसलिए क्या होनी चाहिए, दोनों की मोबिलिटी हाई होनी चाहिए, मतलब जितने कैटायन इधर जाए तो उतने एनायन उधर जाए, तो दोनों की मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम। एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए दूसरा, तो एक तो मोबिलिटी दोनों की इक्वल होनी चाहिए और हाई होनी चाहिए। और ये कह रहा है
अनरिएक्टिव टूवर्ड्स द सेल रिएक्शन, सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही उसको ये इसके जो सॉल्ट इस इलेक्ट्रोलाइट के जो कैटायन एनायन है वो उसको इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। सेल के अंदर जैसी रिएक्शन चल रही वैसी चलती रहे, ये तो बस उसको सॉल्यूशन को क्या करते रहे, न्यूट्रलाइज करते रहे, खुद ऑक्सीडाइज या खुद रिड्यूस होने में ना आए। मतलब पुलिस की तरह है, जैसे कहीं पे कोई झगड़ा हो जाए तो क्या करे, पुलिस जाके उनको शांत करेगी, उनको समझाएगी, ठीक है, इतना समझाने का काम करे। ऐसा ना हो कि पुलिस भी खुद लड़ने बैठ जाए वहां, फिर आर्मी भेजनी पड़े। आगे बात समझ में नहीं, पता लगा पुलिस वालों को भेजा था उन्हें समझाने, अब वो बातों बातों में बात ऐसी हो गई कि पुलिस वाले भी लड़ने लगे, और पुलिस वाले भी लड़ने लगे तो जो बात को समझाने गए थे, जो उनको झगड़े को खत्म करने गए थे, वही झगड़ा करने बैठ जाएंगे तो कहानी उल्टी हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उससे जो आयंस रिलीज हो रहे हैं वो इनर्ट नेचर के होने चाहिए, वो खुद रिएक्शन नहीं करने चाहिए, वो सेल के रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करने चाहिए, वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या करें, जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करें। चलिए, तो केसीएल मतलब जो खेल हो रहा है उस खेल को होने दें, उस खेल में अगर कोई बाधा डाल रहा है तो उसको क्या करें, वो न्यूट्रलाइज करें, उसको पकड़ के ले जाएं। तो मतलब पुलिस का काम करना है। अगर कोई 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 क्या है, टूर्नामेंट हो रहा है, उस टूर्नामेंट में अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो क्या कर रहा है, वहां पे दिक्कत पैदा कर रहा है, तो उसको अलग कर दें, उसको अलग कर दें। तो वह वो काम है सॉल्ट ब्रिज के इलेक्ट्रोलाइट का। तो कौन कौन से हम सॉल्ट यूज कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से सॉल्ट हैं जो क्या है, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हैं और जिनके आयंस की मोबिलिटी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है और हाई होती है। तो KCl यूज कर सकते हैं, KNO3 यूज कर सकते हैं और अमोनियम नाइट्रेट, ये मोस्टली यूज करते हैं। वैसे और भी बहुत सारे हैं पर मोस्टली इन तीनों का आप याद रखें, KCl, KNO3, तो पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। ये तीन हम सॉल्ट इसमें मोस्टली आप ध्यान रखिए जो हम यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज में। नेक्स्ट, नेट सेल रिएक्शन। अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो गैल्वेनिक सेल है, उसमें दो हाफ सेल से मिलकर बना है, एक एनोडिक हाफ सेल और एक कैथोडिक हाफ सेल। एनोडिक हाफ सेल पे जो रिएक्शन हो रही है उसे बोलेंगे एनोडिक हाफ सेल इक्वेशन, और जो कैथोड पे हो रही है उसे बोलेंगे कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन, ठीक। दोनों हाफ सेल को जोड़ दें तो उससे क्या बनेगा, कंप्लीट सेल इक्वेशन। दो बातें ध्यान रहे, अगर हम बात करें एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता था, रिडक्शन। मैंने अभी एनोड पे क्या लिया था, Zn, तो Zn पे एनोड पे होता ऑक्सीडेशन, तो Zn से क्या बन रहा था, Zn+2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या हो रहा था, रिडक्शन, और कैथोड पे मैंने लिया था कॉपर, तो कॉपर Cu+2 से क्या बन रहा था, Cu+2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होकर क्या बन रहा था, Cu सॉलिड। तो वो रिडक्शन की इक्वेशन हो गई थी, वो कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन थी और एक एनोडिक। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ के क्या बनेगा, कंप्लीट सेल इक्वेशन बनेगी। मगर ध्यान रखें जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, बैलेंस। मतलब जो कंप्लीट, जो नेट सेल रिएक्शन है या कंप्लीट सेल रिएक्शन है, उसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स नहीं दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। कैसे जोड़ी हमने रिएक्शन, देखिए हमने क्या करा था, मेरे पास एनोडिक रिएक्शन थी, Zn सॉलिड से क्या बना था, Zn सॉलिड से बन गया था Zn+2 और +2 इलेक्ट्रॉन्स, और एनोडिक कैथोडिक पे क्या होता है, Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स, इससे क्या बन गया था, Cu। ये एनोडिक हाफ सेल, ये कैथोडिक हाफ सेल, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है तो एनोड और ये रिडक्शन है तो कैथोड, तो ये एनोडिक हाफ सेल हो गई, ये कैथोडिक हाफ सेल हो गई। इन दोनों को ऐड करूंगा तो ऐड करते समय ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 2, तो ये कंप्लीटली ऑलरेडी बैलेंस है, वो लेफ्ट है राइट है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो Zn सॉलिड, फिर Cu+2, उससे बन जाएगा Zn एक्वस, और ये हो जाएगा Cu। जिस पे भी आयन से जिस पे चार्ज है तो वो एक्वस साया होगा, समझ लो। तो Zn+2 किस साया होगा, ZnSO4 से, तो Zn+2 एक्वस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ZnSO4 भी लिख सकता हूँ। ऐसे Cu+2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, CuSO4 भी लिख सकता हूँ। तो जो न्यूट्रल है वो किससे आया, सॉलिड से, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट से, और जो आयंस है वो किससे आया है, इलेक्ट्रोलाइट से। तो ये इलेक्ट्रोड से आया, ये इलेक्ट्रोलाइट से आया। चलिए, और ये रिएक्शन तो ध्यान दीजिए, कंप्लीट सेल इक्वेशन में कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स टर्म्स नहीं दिखाई देगी, जबकि हाफ सेल इक्वेशन में क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स आती हैं। अब ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, रिडॉक्स भी है। रिडॉक्स क्यों है, क्योंकि देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn एक का ऑक्सीडेशन, Zn का हुआ ऑक्सीडेशन और Cu+2 का क्या हुआ, रिडक्शन। तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हुई। और ऑक्सीडेशन भी डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में हो रहा है, ये एनोडिक कंटेनर में हो रहा है या कैथोडिक में हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट रिडॉक्स। और ये रिएक्शन अपने आप हो रही, कुछ हमें एडिशनल वर्क नहीं करना पड़ रहा, तो कैसी कहलाएगी, स्पॉन्टेनियस। तो इस केस के लिए डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उस केस में डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव, जबकि जो इलेक्ट्रोलाइट सेल है उसमें क्या होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। नोट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी एक दो जगह क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, जेई में पूछा गया है, अब नीट की बारी है और जेई में दोबारा भी पूछ सकता है। चलिए, ये कह रहा है इफ Ag+ Hg+2 मतलब सिल्वर, मरकरी, ये पैलेडियम, Pd+2 या Tl+
आर प्रेजेंट इन द सेल, मतलब जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले रहे हैं उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किसी भी रूप से, किसी भी तरीके से सिल्वर का इलेक्ट्रोड, मान लीजिए सिल्वर का इलेक्ट्रोड ले लिया हमने, चांदी की प्लेट लगा दी, या एजी का सॉल्यूशन ले लिया, अगर ये किसी भी तरीके से इस सेल के अंदर प्रेजेंट है, कौन, एजी या मरकरी या पीबी या टीएल, तो उस केस में केसी सॉल्ट ब्रिज के अंदर केसीएल सॉल्ट यूज नहीं कर सकते। तो अगर इन चारों केस में ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इन चारों में से कोई सा भी अगर प्रेजेंट है तो उस केस में सॉल्ट ब्रिज के अंदर केसीएल सॉल्ट यूज नहीं कर सकते, केसीएल इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि केसीएल से क्या निकल कर आता है, सीएल माइनस, और सीएल माइनस तुरंत इनसे क्या करेगा, तुरंत इनसे रिएक्शन करके क्या बना देता है, सॉल्ट। और जब Cl माइनस इनसे रिएक्शन करके सोल्ट बना देगा तो जैसे ही ये क्या होंगे, यू ट्यूब के माउथ से जैसे ही Cl माइनस निकल के आएगा तुरंत इसको क्या मिल जाएगा, ये तो इसके साथ क्या बना देगा, प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट बना देगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या कर देगा, उस नली का मुंह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और मुंह बंद हो जाएगा नली का, तो प्रेसिपिटेट बना देंगे, और फिर के सॉल्ट ब्रिज कहने का मतलब है काम करना बंद कर देगी, या कह लेंगे ये Cl माइनस तुरंत इसके साथ क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा, और रिएक्शन करके क्या बना देंगे, प्रेसिपिटेट, और वो प्रेसिपिटेट क्या करेंगे, उस नली का मुंह क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, उसमें हट जाएगा। तो ध्यान रखना, इफ Ag प्लस या मर्करी Hg2+2 या Pb+2 या Tl+1 आर प्रेजेंट इन द सेल, KCl या कह सकते हैं Cl माइनस कैन नॉट बी यूज एज ए सॉल्ट ब्रिज बिकॉज प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। अगर Ag है तो AgCl बना देगा, मरकरी है तो क्या बना देगा, Hg2Cl2, Pb है तो PbCl2, और Tl प्लस है तो TlCl। तो प्रेसिपिटेट, बिकॉज प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, Hg2Cl2, PbCl2, TlCl अकर्स। तो क्वेश्चन कहते हैं जैसे कि हमने कि सिल्वर के इलेक्ट्रोड ले लिए, तो बताइए उसमें हम KCl की जगह कौन सॉल्ट ब्रिज के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं। या कह देगा हमारे पास एक सिल्वर इलेक्ट्रोड है, या मरकरी इलेक्ट्रोड है, या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, तो उस केस में हम सॉल्ट ब्रिज के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं। KCl को छोड़ के बाकी कर सकते हैं। तो जैसे KNO3 यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अमोनियम नाइट्रेट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, मगर KCl यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे क्या करेगा, Cl माइनस उनके साथ प्रेसिपिटेट बना देगा। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने आपको बताया था, जब भी किसी मेटल की रोड को उसी मेटल के सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में मर्ज करते हैं तो उनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर मेटल की जो प्लेट है अगर उसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो क्या लगता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और अगर रिडक्शन हुआ है तो क्या लगता है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए तो करिए, देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये कह रहा है द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड यानी कि मेटल की जो प्लेट हो गई, मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन, इसी मेटल के जो आयंस का सॉल्यूशन है। तो द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस इन द सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड और उसी के आयंस के एक्वस सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या दूसरे तरीके से कह रहे हैं, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी सब्सटेंस रिप्रेजेंट इट्स एबिलिटी ऑफ गेन और या लॉस इलेक्ट्रॉन। ये कह रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमें रिप्रेजेंट करता है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस बात को बताएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताता है उसके इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, या इलेक्ट्रॉनों को देने की, या इलेक्ट्रॉनों को लेने की एबिलिटी को बताता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी सब्सटेंस रिप्रेजेंट इट्स एबिलिटी टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स टेंडेंसी टू द गेन इलेक्ट्रॉन्स इन रिप्रेजेंट बाय द इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। जो क्या करेगा, ये कह रहा है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी भी सब्सटेंस का वो रिप्रेजेंट करता है उसकी एबिलिटी को, किसके, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, या इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस करने की टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अब कह रहे हैं टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की जो टेंडेंसी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, बाय द इलेक्ट्रोड, वो कहलाएगी इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। वही मैंने बात बताया। देखिए हमारे पास क्या था, एनोड क्या करता था, इलेक्ट्रॉन देता है, और इलेक्ट्रॉन जो देगा उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और कैथोड क्या करता था, इलेक्ट्रॉन लेता था, तो जो कैथोड इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वही बात ये कह रहा है। तो टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, कैथोड, और कैथोड गेन करेगा तो वो क्या कहलाएगा, उस पर क्या होगा, रिडक्शन। तो वो कह रहा है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंट बाय द इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉनों को लेने की टेंडेंसी है तो वो क्या बताएगी, वो बताएगी उसके रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को।
दूसरा एंड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉनों को लूज करने के डोनेट करे। तो एंड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंट बाय द इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वो किस टेंडेंसी को बताती है? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो क्या दिखाएगा? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जो लूज करेगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट देख रहे हैं द एब्सोल्यूट पोटेंशियल। द एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड कैन नेवर बी डिटरमाइंड बट potential difference between two electrode can be observed by the constructing a galvanic cell and measuring its EMF by the potentiometer। ये कह रहा है किसी भी अकेले एक इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। जैसे एनोडिक हाफ सेल या कैथोडिक हाफ सेल, इन दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं किया जा सकता जब तक ये आपस में दोनों जोड़े ना। ठीक है, तो कह रहा है किसी भी सेपरेट किसी भी इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। हाँ, किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दूसरे इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जा सकता है। रेस्पेक्ट मतलब दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है। दो इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं निकाला जा सकता। और वो डिफरेंस भी कब निकाला जा सकता है? जब दोनों को जोड़ के एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना दें। ठीक है, तो वही बात मैं दोबारा पढ़ देता हूं। द एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड कैन नेवर बी डिटरमाइंड। किसी भी इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाला जा सकता। बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स कैन बी ऑब्जर्व। मगर दो इलेक्ट्रोडों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है बाय कंस्ट्रक्टिंग ए गैल्वेनिक सेल, एक गैल्वेनिक सेल बना के, एंड मीजरिंग इट्स ईएमएफ। और इसका जो ईएमएफ है वो उसके लिए मीजर करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? पोटेंशियोमीटर डिवाइस यूज कर सकते हैं। चलिए बात करें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इसे SHE, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाइड्रोजन किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस किसके रेस्पेक्ट में? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में। अगर किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस किसके रेस्पेक्ट में निकाल लें? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में निकाल लें तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे बात समझ में। जैसे जेडन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं कॉपर के रेस्पेक्ट में निकालूं, कॉपर के साथ उसका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना के निकालूं, तो वो क्या कहलाएगा? वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं कहलाएगा। मगर जेडन इलेक्ट्रोड का अगर मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कुछ और कंडीशन भी है साथ में, वो देखेंगे आप। तो देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये कह सकते हैं SHE। क्या है जी? द पोटेंशियल ऑफ ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज आर्बिट्रेरी टेकन एज 0 वोल्ट। ये कह रहा है हाइड्रोजन का जो खुद हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका? हाइड्रोजन का। और स्टैंडर्ड मतलब हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। तो किसी के अगर किसी भी मेटल का उसी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो जीरो आएगा, करंट फ्लो नहीं करेगी क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो कह रहा है द पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम बात करें तो कह रहा है द पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज आर्बिट्रेरी टेकन एज 0 वोल्ट एट ऑल टेम्परेचर एंड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड विल बी डिटरमाइंड विद रेस्पेक्ट टू इट। तो हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो कह रहा है जो हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम क्या लेते हैं? उसे हम 0 एज्यूम करके चलते हैं ऑल टेम्परेचर पे, और अब इसके रेस्पेक्ट में बाकी औरों का हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो अगर तुमसे पूछे कि हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 होता है या 0 एज्यूम किया गया है, तो 0 एज्यूम किया गया है, 0 होता नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पहले आईटी में पूछा गया है, मगर अब बहुत टाइम हो गया इसको, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मेंस में पूछा गया, मतलब उस समय जो एडवांस होता था उस समय पूछा गया था, तो अब ये दोबारा रिपीट हो सकता है क्वेश्चन यहाँ। तो हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 एज्यूम किया गया है, 0 होता नहीं है। ठीक है, चलिए जैसे क्यों? अगर मान लीजिए मैं स्टैंडर्ड वैल्यू में क्लोरीन इलेक्ट्रोड के ले लूं तो अब क्लोरीन का 0 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 0 थोड़ी ना होगा। तो हमने क्या करा? हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 एज्यूम कर लिया गया है, और आप आगे जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो उसको 0 लेके चलेंगे, मगर वो 0 होता नहीं, वो 0 एज्यूम करा गया है क्योंकि उस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अनोदर इलेक्ट्रोड का हम पोटेंशियल क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। जैसे मेरी स्पीड मान लीजिए 10
और तुम्हारी स्पीड कितनी 20, तो मेरे रेस्पेक्ट में तुम्हारी स्पीड 20 है और मेरी 10 है, तो मेरे रेस्पेक्ट में तुम्हारी स्पीड क्या होगी 10 होगी, जबकि तुम्हारी स्पीड तो 20 है, तो मेरी स्पीड क्या कर दी जाएगी माइनस कर दी जाएगी, इस टाइप से। चलिए देखिए, इन दिस इलेक्ट्रोड, अगर बात करें इन दिस, अब ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है वो बनता कैसे है, पहले तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड देख लो। ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा, क्योंकि भाई मेटल का इलेक्ट्रोड तो मैं बना सकता हूँ, मेटल की रोड तो बन जाएगी, गैस की रोड कैसे बनेगी, क्योंकि हाइड्रोजन तो गैस फॉर्म में होता है। तो देखिए, इन दिस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस is absorbed in the platinum rod at 1 bar pressure and 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कराया जाता है किस पे, प्लेटिनम रोड पे, और किस किस प्रेशर लेते हुए, 1 बार का प्रेशर लेते हुए, और टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हुए। चलिए, इफ टेम्परेचर इज नॉट गिवन, अगर टेम्परेचर नहीं गिवन है तो बस आप 25 लेंगे, और कोई दे रखा है तो ठीक है, बाकी प्रेशर ये रहेगा 1 बार। क्या होगा, दिस गैसियस इलेक्ट्रोड, ये जो गैसियस इलेक्ट्रोड बनेगा जरा बताऊंगा कैसे भी, दिस गैसियस इलेक्ट्रोड इज इमर्ज्ड इन ए सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन 1 मोलर। इस गैसियस इलेक्ट्रोड को, ये जो गैसियस का इलेक्ट्रोड बनाया हमने, इस गैसियस इलेक्ट्रोड को इमर्ज कर देते हैं किसमें, एक सॉल्यूशन में, हैविंग जिसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 1 मोलर। चलिए, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन एक्टिव मास या एक्टिविटी क्या बोलते हैं, क्या लेके चलते हैं 1। देखिए, एक्टिव मास या एक्टिविटी का मतलब क्या है, किस पे, स्टैंडर्ड स्टेट पे। वो कह रहा है किसी भी सब्सटेंस की स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो एक्टिव मास है या एक्टिविटी है, एक्टिव मास मतलब या एक्टिविटी मतलब किसी की कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं या किसी का पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं, तो वो कितना लेके चलेंगे 1। अगर कंसंट्रेशन लेनी पड़ रही तो क्या लेके चलेंगे 1 मोलर, और अगर हम बात करें हमें क्या प्रेशर लेना पड़ रहा है तो क्या लेके चलेंगे 1 बार। ठीक है, तो देखिए, एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो एक्टिव मास है वो हम क्या लेके चलते हैं 1। एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन अगर लेनी पड़ रही होगी तो 1 मोलर लेके चलेंगे, और पार्शियल प्रेशर लेना पड़ रहा है किसी का तो वो कितना लेके चलेंगे 1 बार। तो जब उसने स्टैंडर्ड कह दी तो स्टैंडर्ड का मतलब है कि कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन नहीं दे रखी और स्टैंडर्ड स्टेट कह रखा है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन कितनी होगी 1, या प्रेशर लेना पड़ रहा है तो वो कितना होगा 1। देखिए अब कैसे बनेगा, जो गैस इलेक्ट्रोड है, गैस का इलेक्ट्रोड और गैस का भी किसका, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। हमने कोई ये जार ले लिया, यहाँ इस जार में हमने क्या करा, हाइड्रोजन गैस पास करी, हाइड्रोजन गैस एंटर कर दी, हाइड्रोजन गैस इसमें भर दी, हाइड्रोजन गैस किस पे 1 बार प्रेशर पे, क्योंकि स्टैंडर्ड हमें कंडीशन ले रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस इसके अंदर हमने एंटर कर दी इस ग्लास के जार में, और इसके अंदर क्या लगा दिया, एक प्लेटिनम का वायर, और इस प्लेटिनम के वायर पे हमने क्या लगा दी, प्लेटिनम की एक प्लेट लगा दी, प्लेटिनम की एक फॉइल लगा दी। ठीक है, और इसके अंदर क्या भर रखा है, एक लिक्विड भर रखा है, और लिक्विड किसका ले लिया, HCl का। HCl का लिक्विड भी किस पर लेंगे 1 मोलर, मतलब कंसंट्रेशन कितने लेके चलेंगे 1 मोलर, क्योंकि स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं हम। तो देखिए इसमें क्या करा हमने, एक ये ग्लास जार ले लिया, इस ग्लास जार के अंदर हमने क्या लगाया, एक प्लेटिनम का वायर लगाया, इस प्लेटिनम के वायर पे हमने क्या लगा दी, एक प्लेटिनम की फॉइल लगा दी, उसके अंदर हम क्या भर देंगे, हाइड्रोजन गैस भर देंगे, किस प्रेशर पे 1 बार प्रेशर पे, और इस जार को क्या रख देंगे, एक लिक्विड के अंदर रख देंगे, HCl लिक्विड के अंदर हमने इसको रख दिया, HCl का एक्वा सोल्यूशन ये ले लिया, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोलर। तो ये क्या बन गया हमारे पास, हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। क्लियर। यहाँ पे क्या है, प्लेटिनम वायर क्यों लिया गया है, प्लेटिनम की फॉइल क्यों ली, जिससे गैस के बीच में और इस लिक्विड के बीच में कनेक्टिविटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, जिससे कनेक्टिविटी फास्ट आए। इसके लिए हमने क्या ले लिया, मेटल का वायर और मेटल का वायर ले लिया, जिससे कंडक्टिविटी बढ़ जाए, और ये प्लेट ले ली, जिससे क्या है सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, रिएक्टिंग सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे गैस आसानी से रिएक्ट कर जाए लिक्विड के साथ। तो देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलिए अब एनोडिक रिएक्शन देखिए, अगर ये जो इलेक्ट्रोड है ये हाफ सेल है, अगर ये हाफ सेल एनोड की तरह काम करेगा किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी। तो अगर ये एनोड की तरह काम कर रहा है तो फिर कैसा होगा, तो एनोड की तरह काम करेगा तो इस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो H2 गैस क्या होगी, ऑक्सीडाइज, मतलब H0 से क्या बन जाएगा, H+। तो H2 था तो क्या बन जाएगा, H0 था, यहाँ H0 से क्या बनेगा H+, और ये 2 H थे तो यहाँ भी क्या कर देंगे ट्वाइस। तो 0 से कितना गया +1, कितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा 1, मगर ये ट्वाइस है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 2। तो अगर ये एनोडिक हाफ सेल की तरह काम कर रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ऑक्सीडेशन वाली होगी, और ऑक्सीडेशन वाली होगी तो H2 से क्या बन जाएगा H+, और कितने आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। या तो यहाँ पे आप ट्वाइस करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर आप क्या करो यहाँ पे हाफ करोगे तो वहाँ 1 रह जाएगा, फिर यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों सेम है, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बात समझिए, ये H2 था, या तो यहाँ पे 2H कर लो, या फिर यहाँ पे क्या कर दो हाफ। अगर 2 करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, और हाफ करोगे तो वहाँ 1 इलेक्ट्रॉन।
और इसका प्रेशर, ये गैस है तो प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, तो 1 बार। ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि जब भी आयंस है तो समझ लो क्या हो गया, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन है तो कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन कितने लेके चलेंगे, 1 मोलर। तो इसका अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट पे हम ले रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मैं निकालूं तो इसे कैसे लिख सकते हैं, ई मतलब ईएमएफ, ओ ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन, और नोट का मतलब है स्टैंडर्ड, तो इसे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और वो क्या होगा, कैसे लिख सकते हैं इसे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो H2 से क्या बन रहा है, H प्लस, और ई मतलब ईएमएफ, और H2 से मतलब H2 प्लस, H2 से क्या बन रहा है, H2 प्लस, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी दिखा रहा है, ई मतलब ईएमएफ, और नोट मतलब स्टैंडर्ड। तो हाइड्रोजन का ये क्या, इसे क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वो इजिकल टू क्या रहेगा, 0, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड हमेशा कितना लेके चलते हैं, 0 एज्यूम करके चलते हैं। अगर एट कैथोड, अगर ये कैथोड की तरह काम करे, ये जो हाइड्रोजन गैस का जो इलेक्ट्रोड है अगर ये कैथोड की तरह काम करे, तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, तो आपका रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। मतलब H2 प्लस से क्या बनेगा, आपके H प्लस से क्या बनेगा, H2, और हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ ट्वाइस कर देंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो आपके 2H प्लस में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होकर क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो इसमें अब ये क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसे लिख सकते हैं ई नॉट रिडक्शन, या कह सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे, H प्लस से आपके क्या बनेगा, H2, वहाँ H2 से H प्लस बन रहा था, यहाँ H प्लस से H2, ये रिडक्शन हो गया। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर +1 से किसमें चली गई, 0 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रही तो रिडक्शन, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है H2 में, और 0 से कहाँ जा रहा है, +1 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही तो ऑक्सीडेशन, तो ये भी कितना लेके चलेंगे, 0, और वो भी कितना लेके चलेंगे, 0। तो हाइड्रोजन गैस का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, चाहे ऑक्सीडेशन वाला हो चाहे रिडक्शन वाला हो, कितना लेके चलेंगे, 0। चलिए, ये कह रहा है डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अदर इलेक्ट्रोड का क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करेंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। अब जैसे मुझे कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन, कॉपर जनरली किससे काम करता है, कॉपर का जनरली, जब कॉपर के मेटल को क्या करते हैं, कॉपर के आयंस के सॉल्यूशन में क्या रखते हैं, मर्ज करते हैं, तो ये कैसे काम करता है, इसका रिडक्शन हो जाता है, तो ये कैसे काम करेगा, कैथोड की तरह, तो कैसे काम कर जाएगा, एनोड की तरह। तो ये तो हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन का गैस इलेक्ट्रोड, और ये क्या ले लिया, कॉपर का इलेक्ट्रोड, कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोड। ये कैसे काम करेगा, एनोड, और वो कैसे काम कर जाएगा, कैथोड पे। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर फ्लो करना शुरू करेंगे, और करंट यहाँ से, तो करंट जिधर से फ्लो करती है वो हाई पोटेंशियल होगा, और ये क्या होगा, लो पोटेंशियल। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये तो एनोडिक है, तो इस पर तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या रख देंगे, ऑक्सीडेशन की पोटेंशियल, तो हाइड्रोजन गैस ही तो है इसके अंदर, तो हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, हाइड्रोजन गैस से क्या बन जाएगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या होगा, रिडक्शन, तो रिडक्शन होगा तो Cu प्लस 2 से क्या बन जाएगा, Cu, और वहाँ ऑक्सीडेशन हुआ था तो H2 से क्या बन गया था, H प्लस। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ठीक है। ये एनोडिक हाफ सेल इक्वेशन हो गई, ये कैथोड होगी, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, कंप्लीट सेल इक्वेशन। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो एनोडिक इक्वेशन, तो एनोड पे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन एनोड पे है कौन, हाइड्रोजन है, और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन का क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन, तो H2 से क्या बन जाएगा, 2H प्लस, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब बात करें कैथोड, कैथोड पे कौन है, कॉपर है, और कैथोड पे हो क्या रहा, रिडक्शन, तो रिडक्शन कर दीजिए कॉपर का, तो Cu प्लस 2 से क्या बन जाएगा, Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये एनोडिक हाफ सेल इक्वेशन रिएक्शन हो गई, ये कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन होगी, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगी, कंप्लीट सेल इक्वेशन। दोनों को ऐड करते समय ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो आपस में बैलेंस हो जाएंगे, बस जोड़ दो, तो क्या होगा, H2 प्लस Cu प्लस 2, इससे बनेगा 2H और प्लस क्या हो जाएगा, Cu, तो ये क्या हो गई, कंप्लीट सेल इक्वेशन। कंप्लीट सेल इक्वेशन में कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स टर्म्स नहीं होती, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट सेल इक्वेशन। अब हम क्या निकाल लें, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, तो सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालें। तो जो सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ है वो क्या होगा, देखिए, तो सेल का जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है वो कैसे आएगा, तो सेल का जो स्टैंडर्ड ईएमएफ आता है वो ध्यान रखिए, जो कैसे आएगा, सेल का जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है वो कैसा होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो जो सेल, किसी भी सेल का जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है वो कैसा निकलता है, सेल का जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है वो कितना निकल कर आता है, वो कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड।
वो एनोड। तो हम क्या लेके चलेंगे, पहली बात तो जो रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलेंगे, वो एनोड की, वो किस में लेके चलेंगे, रिडक्शन की नेचर में। और क्या करेंगे, कैथोड के रिडक्शन में से माइनस कर देंगे एनोड का रिडक्शन। तो क्या होगा, जो सेल का नेट ईएमएफ है, कौन सा, स्टैंडर्ड वाला, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल वो हमें पता चल गया होगा। जब सेल को हमने कंबाइन करा होगा, कंस्ट्रक्ट करा होगा, तो उससे एक उसमें गैल पोटेंशियोमीटर लगा होगा, पोटेंशियोमीटर ने नाप के बता दिया, तो पोटेंशियोमीटर ने नाप के बता दिया कि इस सेल का जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है वो कितना निकल कर आ रहा है, 0.34। तो अब हमें किसका निकालना है, कॉपर के इलेक्ट्रोड का। तो कॉपर के इलेक्ट्रोड का कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल वो आएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब कैथोड पे कौन है, कॉपर, और एनोड पे कौन है, एनोड पे कौन था, हाइड्रोजन। मगर कौन से लेने, रिडक्शन वाले। तो रिडक्शन वाले लेंगे तो क्या होगा, Cu+2 से Cu, ये तो रिडक्शन है ही। अब हाइड्रोजन पे क्या था, ऑक्सीडेशन, तो आपको रिडक्शन वाला रखना है, ठीक है। तो रिडक्शन वाला क्या होगा, H+ से क्या होगा, H2। तो ये हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ये हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। देखिए कैथोड पे था कॉपर, तो कॉपर का रिडक्शन वाला, एनोड पे कौन था, हाइड्रोजन, मगर हाइड्रोजन का क्या लेना, रिडक्शन वाला, तो +2 से 0। चलिए इसकी वैल्यू हमें पता है, सेल की स्टैंडर्ड ईएमएफ कितनी, 0.34, ये मुझे निकालना, और ये मुझे मालूम होता है कितना होता है, 0। हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है वो हमेशा क्या होगा, 0, चाहे वो रिडक्शन में हो चाहे वो ऑक्सीडेशन में हो। आ रही बात समझ में, नहीं तो क्या होगा, देखिए जब रिडक्शन की पोलैरिटी को ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, मगर हाइड्रोजन का तो पोटेंशियल क्या है, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 है, तो उसका -0 का हो या +0 का हो वो 0 ही है, ठीक है। तो उसे रिडक्शन में रख लो चाहे ऑक्सीडेशन में रख लो, वो हमेशा क्या रहेगा, 0। तो ये वैल्यू हम सेल के स्टैंडर्ड वैल्यू हमने रख ली, ये मुझे निकालनी है, और ये कितनी होगी, 0। तो इसको मैं क्या कर दूंगा जी, यहाँ ये क्या हो गया, माइनस क्या हो गया, ये 0। तो बस इसकी वैल्यू आ गई, तो ये तो 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ये कह सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, रिडक्शन मतलब Cu+2 से Cu, तो वो कितनी वैल्यू आ गई, प्लस की आ गई 0.34 नेक्स्ट ये कह रहा है इफ जिंक इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अगर जिंक का इलेक्ट्रोड हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, देन ईएमएफ ऑफ द सेल इज ऑब्जर्व, तब सेल का जो ईएमएफ है वो कितना ऑब्जर्व किया गया, 0.76 वोल्ट, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कहाँ पाई गई, जिंक इलेक्ट्रोड, जो डायरेक्शन है करंट की वो कहाँ पाई गई, हाइड्रोजन से जिंक की तरफ। तो करंट किधर से फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है कैथोड टू एनोड, जब हाइड्रोजन से जेडन की तरफ फ्लो करी, तो इसका मतलब हाइड्रोजन हो गया कैथोड और जेडन क्या हो गया, एनोड। मतलब हाइड्रोजन पे क्या हो रहा होगा, रिडक्शन, और जेडन पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। तो देखिए करंट जो फ्लो करी, उसने कहा कि जो करंट है वो हाइड्रोजन से जेडन की तरफ फ्लो करी, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए होंगे जेडन से हाइड्रोजन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करते हैं, एनोड से कैथोड की तरफ। तो ये हाई पोटेंशियल पे हो गया होगा और ये लो पोटेंशियल पे, मतलब इस इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जा रहे हैं, या करंट इधर गई तो करंट कहाँ जाती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया वो नेगेटिव, और जो पॉजिटिव होगा वो कैथोड होता है, जो नेगेटिव होगा वो एनोड होगा। या इलेक्ट्रॉन करंट इधर जा रही तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे होंगे, इधर, और इलेक्ट्रॉन जिधर जाते हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड को जाते हैं, या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को, या नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। देखिए तो अब इसकी सेल इक्वेशन लिखें, अगर एनोडिक रिएक्शन लिखें तो एनोड पे कौन हो गया, Zn, और जेड एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो Zn का ऑक्सीडेशन कर दो, Zn से क्या बनेगा, Zn+2 एक्वस और +2 इलेक्ट्रॉन्स। अब कैथोड पे कौन था, हाइड्रोजन, और कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन कर दो, तो क्या होगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा तो 2H से, मतलब H से क्या बन जाएगा, H2 गैस। तो इसमें रिडक्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, और ऑक्सीडेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपस में कैंसिल होकर बस जोड़ दीजिए इक्वेशन को, Zn+2H, इससे बनेगा Zn+2 + H2। ये कंप्लीट सेल इक्वेशन हो गई। अब अगर बात करें स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कैसा आएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल हमें कितना दे रखा है, 0.76, और इसका फॉर्मूला होगा कैसे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड में से माइनस करना किसको, एनोड को, और कौन सा पोटेंशियल माइनस करना, रिडक्शन वाला। तो देखिए सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ तो ये आ गया था, रिडक्शन ऑफ, अगर हम बात करें कैथोड, तो कैथोड पे कौन है, हाइड्रोजन का रिडक्शन वाला तो H+ से H2, रिडक्शन का हो या ऑक्सीडेशन को, हाइड्रोजन का तो 0 ही होता है, इनटू एनोड पे कौन था, एनोड पे था Zn, और इसका रिडक्शन वाला लेना है तो रिडक्शन का मतलब Zn+2 से Zn। देखो ऑक्सीडेशन नंबर +2 से किस में जा रही, 0, मतलब रिडक्शन। तो ये तो इसकी वैल्यू हो गई 0, तो बस इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो इसकी वैल्यू निकालनी, तो ये माइनस कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ,
तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आएगा Zn का, या कह सकते हैं ई नॉट Zn प्लस टू से Zn का, तो वो क्या आएगा माइनस का 0.76। देखिए रिडक्शन है कि नहीं, Zn प्लस टू से Zn जीरो, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू से जीरो में ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, तो इसका मतलब क्या कहलाता है रिडक्शन। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया ये। अगर पूछे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Zn, अगर ये तो Zn का रिडक्शन वाला है, अगर वो ऑक्सीडेशन का है तो वैल्यू तो उतनी रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल को अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है या ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट करना है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है, मगर साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn, वो कितना था माइनस का 0.6। अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन में बदलूं, Zn से क्या कर दूं Zn प्लस टू, तो ये था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn, वो था माइनस का, तो ये ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Zn, तो वो क्या हो जाएगा उल्टा रिवर्स साइन हो जाएगा प्लस का। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन, ये फाइंड द pH ऑफ द HCl सॉल्यूशन विच इज यूज्ड इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर दो चीजें यूज करी थी, एक तो हमने हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस का जो जार है वो किसके अंदर रख दिया था, HCl सॉल्यूशन के अंदर। मगर जब स्टैंडर्ड कंडीशन ली थी तो हाइड्रोजन का प्रेशर भी कितना लिया था 1 बार, और HCl सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी कितनी ली थी 1 मोलर। HCl क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो कंसंट्रेशन HCl की होगी वही कंसंट्रेशन किसकी होगी, HN की। तो HN में HN की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होगी HCl की कंसंट्रेशन, और वो कितने आ गई 1 मोलर। तो यहाँ पे HCl 1 मोलर HCl के अंदर कितने HN होंगे, 1 मोलर ही होंगे। तो देखिए, तो pH निकालना है इस HCl का, उस HCl सॉल्यूशन का pH पूछ रहा है जिससे क्या बना था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो कह रहा है फाइंड द pH ऑफ HCl सॉल्यूशन व्हिच इज यूज्ड इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर जो HCl सॉल्यूशन यूज हुआ था उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 1 मोलर थी। जब इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% आयनाइज होगा, तो जो कंसंट्रेशन HCl की होगी वही HN की होगी, वही Cl आयंस की। तो यहाँ HN की कंसंट्रेशन कितनी हो गई 1 मोलर, और pH होता क्या है, pH इक्वल होगा माइनस log HN। HN की वैल्यू कितनी है 1, और log 1 क्या हो जाएगा 0, तो उसका pH क्या होगा जी 0। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर जो HCl सॉल्यूशन यूज हुआ उसका pH कितना होगा 0। फाइंड द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन के थ्रू क्या पूछ रहा है, फाइंड करना है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर। सिल्वर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहा है इस रिएक्शन के थ्रू। क्या है रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस 2Ag प्लस, इससे क्या बना 2H प्लस 2 प्लस AgS, ये रिएक्शन हुई। तो देखिए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, क्योंकि ये चेक करना पड़ेगा किसका ऑक्सीडेशन है किसका रिडक्शन है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो एनोड होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा। और जब हमें एनोड और कैथोड की पहचान हो जाएगी तो फिर मैं इक्वेशन लगा सकता हूँ, फिर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्योंकि ई नॉट ऑफ सेल वो आएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो चलिए इसमें H2 देखिए, H2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीजन नंबर 0 है, यहाँ कितनी आ गई +1, तो 0 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो ये तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो तो हो गया एनोड, तो ये तो हो गया एनोड, हाइड्रोजन तो हो गई एनोड। और ये Ag प्लस से क्या जा रहा है Ag, तो इसका क्या हुआ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 हो गई तो इसका रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर घट रही तो रिडक्शन, तो इस रिडक्शन हुआ तो ये क्या हो गया कैथोड, तो ये कैथोड हो गया और वो क्या हो गया एनोड हो गया। तो बात करें तो ई नॉट ऑफ सेल, इस पूरी सेल के लिए ई नॉट सेल, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल वो क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड पे कौन है, अब कैथोड पे तो कौन हो गया था सिल्वर, तो Ag का आ गया, क्या रिडक्शन वाला क्या लिखेंगे Ag प्लस से Ag। और एनोड पे कौन है, अगर बात करें एनोड, तो एनोड पे कौन हो गया था हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होता है 0, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में, क्योंकि ये हाइड्रोजन हो गया था, बस इसका हमें निकालना है। ये क्या आ गया, तो क्या आ गया जी स्टैंडर्ड, अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड वो कितना आ गया 0.8। अगर वो ऑक्सीडेशन वाला पूछेगा, क्योंकि हमसे ऑक्सीडेशन वाला पूछ रहा है, तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछेगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा किसके, रिडक्शन पोटेंशियल के। तो रिडक्शन पोटेंशियल तो कितना आ गया था सिल्वर का, क्योंकि कैथोड पे सिल्वर ही तो है, तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल तो आ गया था 0.8, तो ऑक्सीडेशन पूछेगा तो क्या हो जाएगा -0.8। अब देखिए अगर हम इसमें बात करें थोड़ी सी, ये मैंने आपको बता रहा हूं, अगर हम बात करें ई नॉट ऑफ सेल, तो ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला आता है, ये अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया था, देखिए कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और प्लस, क्योंकि कैथोड पे होता है रिडक्शन तो इसका रिडक्शन, और ई नॉट अगर हम बात करें, एक मिनट रुकिए, अगर हम बात करें ई नॉट किस पे, एनोड पे, एनोड पे जनरली क्या होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो
रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का। मगर इस एनोड के पोटेंशियल को अगर मैं ऑक्सीडेशन से रिडक्शन करूं तो इस कैसा साइन हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या ले लेते हैं, यहाँ ये कॉपी पुरानी होगी इसलिए पेन इस पर चल नहीं पा रहा। ये देखिए, तो अगर आप इसको एनोड वाले को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से क्या करोगे, रिडक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। तो इसलिए फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, फिर वो माइनस आ जाएगा। माइनस रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन, ये पोटेंशियल है किसका, एनोड का, और किसमें, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो चाहे ये फॉर्मूला ले सकते हैं चाहे ये, मगर क्योंकि मैं दोनों चीजें रिडक्शन में लेके चलता हूं, एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन में नहीं लेके चलता, क्योंकि रिडक्शन में दोनों लेके क्यों चल रहे हैं, क्योंकि अभी आगे जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पे गलती हो सकती है। हम सारी वैल्यू को रिडक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसलिए फिर इसी वाले फॉर्मूले को लगा लेंगे। लगाने के लिए कोई भी लगा दो, ये लगा दो, कोई से भी लगा दो, मगर एक ही टर्म्स में लेके चलेंगे, या तो रिडक्शन में या ऑक्सीडेशन में। और एक ही क्वालिटी में भी कौन सी वाली बेस्ट रहेगी, रिडक्शन पोटेंशियल वाली, ये बेस्ट रहेगी, इसलिए इसको लेके चलेंगे। तो आप समझ गए ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का पोटेंशियल प्लस एनोड का पोटेंशियल। प्लस में जब रखेंगे तो इनकी जो नेचुरल पोलैरिटी है वो रखेंगे, कैथोड पर रिडक्शन वाली और एनोड पर ऑक्सीडेशन वाली। मगर इसको भी अगर आप रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो ये। तो कहने का मतलब है, जैसे अगर हम बात करें, ये मेरे पास था एनोड का पोटेंशियल, कौन सा वाला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस करके लिख सकता हूं एनोड का पोटेंशियल कौन सा, रिडक्शन वाला। तो रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो पोलैरिटी क्या हो जाती है, साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो देखिए, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो गया है, और मैंने आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, बस लेक्चर को देखते जाएं, सुनते जाएं, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, ठीक है। और जैसे जैसे धीरे धीरे आप इसको पढ़ते जाओगे तो चीज़ें समझ आने लगेंगी, और एक बार समझ आएगी, जब समझ आ जाती है, अगर समझ आ जाती है तो फिर आपको नदी को तहर के पास नहीं करना पड़ता, फिर आप क्या करते हैं, किसी चीज़ पे बैठ के पार करते हैं नदी को। आगे बात समझ में नहीं, अगर समझ डेवलप हो जाती है तो फिर नदी को तैर के पार नहीं करना पड़ता, फिर नदी को हम नाव में बैठ के पार करते हैं। तो ये एक समझ है। और अगर आपको लगता है कि समझ नहीं डेवलप हो रही या कोई भी दिक्कत हो रही है, कि परेशानी हो रही है, तो आप फ़ोन लगाएं मुझे और आ जाएं मेरे पास। फ़ोन नंबर है 821861 और 2398, 8218612398।